दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि आप इंडिया से हांगकांग कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाए, आपको बायर किस तरह से मिलेंगे, एक्सपोर्ट का प्रोसीड्यूर क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं, आपका बजट कितना ज़रूरत पड़ेगा आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, और भी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इंडिया से हांगकांग एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है वो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हांगकांग की पोजीशनिंग क्या है ये समझिए कि हांगकांग की स्टैंडिंग क्या है। इंडिया से ऑलरेडी कितना माल हांगकांग एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया से हांगकांग बहुत ज़्यादा माल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। हांगकांग जो है वो 4 नंबर पे आता है। हांगकांग इज द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया से पूरी दुनिया भर में जो जितने भी कंट्रीज हैं सब में माल एक्सपोर्ट हो रहा है, मगर सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का माल वो है अमेरिका। अमेरिका के बाद चाइना आता है और उसके बाद यूएई आता है और नंबर 4 पे हांगकांग आ जाता है। यानी कि आप देखिए कि इतना ज़्यादा जो है माल इंडिया से ऑलरेडी हांगकांग में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड रिलेशन दोनों कंट्री के आपस में बहुत बेहतर है। अगर से आप इंडिया का माल हांगकांग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी क्योंकि ट्रेड रिलेशन बेहतर है, आपको बायर बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। आप चाहे तो उन प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट एक चुन सकते हैं, उसमें से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले इंडिया से हांगकांग सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है वो है डायमंड। डायमंड यानी कि हीरे जो है इंडिया से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं हांगकांग में। उसके बाद ज्वेलरीज के बाद एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद प्रेशियस स्टोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया से हांगकांग एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद रिफाइंड पेट्रोलियम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके बाद राव आयरन बार्स, आयरन के बार्स होते हैं जिनको रॉड्स भी बोलते हैं, वो राव फॉर्म में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से हांगकांग। ठीक है, ये कुछ बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है वो प्रोडक्ट्स हैं ये। इसके अलावा कुछ और चीज़ें वो भी एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो रही हैं मगर हो रही हैं। जिसके अंदर प्रोसेस्ड फिश आता है, यानी कि मछली फिश प्रोसेस की हुई वो आता है। राव वुड्स आता है, मतलब लकड़ी जिसको बोलते हैं, ऐसे ही रफ वुड जो है, ऐसे रफ वुड जो है जो जंगल में आमतौर से जो लकड़ी आपको मिलती है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। कॉटन यान एक्सपोर्ट हो रहा है। मेटल के वॉचेस, डेटा के हिसाब से इंडिया से मेटल के वॉचेस भी बहुत ज़्यादा हांगकांग जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा विमेंस के सूट जो हैं, रेडीमेड सूट, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा हांगकांग में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। टी शर्ट्स इंडिया से ऑलरेडी हांगकांग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा लेदर के अपैरल्स और लेदर का फुटवेयर, ये दोनों अपैरल भी फुटवेयर भी ये इंडिया से बहुत ज़्यादा हांगकांग एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा गोट यानी कि बकरा जिसको बोलते हैं, बकरे की हाइड यानी कि खाल या चमड़ा, गोट का हाइड या बकरे की खाल या चमड़ा बकरे का जो होता है या खस्सी का जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह शिप की हाइड, शिप का चमड़ा या खाल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से हांगकांग। इसके अलावा फ्रोजन मीट, जमा हुआ गोश्त जो होता है, मीट या बीफ बोल लीजिए, फ्रोजन कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा एडिबल ऑफल, ऑफल बोलते हैं जानवर की, एनिमल्स की खाने पीने की चीज़, जैसे कि जिसको हम लोग लीवर बोल सकते हैं, ठीक है, ये किडनी बोल सकते हैं, ये सब चीज़ खाई जाती है। ठीक है, एनिमल्स की वो सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, एनिमल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो खाए जाते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अदर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्क्रैप, कॉपर का स्क्रैप एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ग्रेनाइट पत्थर होता है, जो लोग मार्बल, ग्रेनाइट इस सब चीज़ से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ग्रेनाइट पत्थर होता है, स्टोन के फॉर्म है। ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से हांगकांग। इसके अलावा ग्रेप्स यानी कि अंगूर खास तौर से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है।
इसके अलावा कॉटन यानी कि कोकोनट यानी कि नारियल, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से हांगकांग। इसके अलावा कैशू नट्स, इसके अलावा ग्राउंड नट या ग्राउंड नट को मंकी नट भी बोलते हैं, यानी कि काजू और चीना बादाम, ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा व्हीट फ्लावर जिसको मैदा बोलते हैं, आटा तो नहीं मैदा जिसको बोल रहे हैं, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा हांगकांग एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा राइस यानी कि चावल बहुत ज़्यादा इंडिया से हांगकांग एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा रबर के फुटवेयर लेदर की भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और नॉन लेदर के रबर के फुटवेयर वो भी खासतौर से इंडिया से बहुत ज़्यादा हांगकांग एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डिफरेंट टाइप्स के, वो भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हांगकांग इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आप इन तमाम प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आता है कि आप प्रोक्योर कर सकते हैं इजीली, तो आप उससे अपना एक्सपोर्ट इंडिया से हांगकांग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए, वो ये होता है कि आपको बायर कहाँ से मिलेगा। तो बायर कहाँ से मिलेगा, इसकी जो सर्च है, बायर की तलाश जो है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको अपना प्रोफाइल जो है, एक्सपोर्टर प्रोफाइल, वो रेडी करना पड़ेगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि एज एन एक्सपोर्टर आपको किन किन चीज़ों की या किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी या लीगल बिजनेस एंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो या पार्टनरशिप कंपनी हो या किसी भी दूसरे फॉर्म की कंपनी हो। लीगल बिजनेस एंटिटी एक होना चाहिए आपका। उस कंपनी के नेम के ऊपर आपको एक करेंट अकाउंट चाहिए बैंक में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर आपका एक दिन में बन जाता है, ऑनलाइन बन जाता है, ऑफलाइन भी बन जाता है। तकरीबन 500 रुपये में आपका वो बन जाता है। कोई ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आप ये आराम से निकाल सकते हैं, एक दिन का काम है ये। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आपको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के अंडर में आपको मेंबर बनना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये बॉडीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि हेल्प करती है एक्सपोर्टर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है वो। तो आपको अपने रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पड़ता है उसमें आपको मेंबरशिप ले लेनी है। मेंबरशिप लीजिएगा तो उनकी कुछ फीस होती है, नॉमिनल फीस होती है, आमतौर से 7-8 हज़ार के आसपास अपैरल वालों की होती है। ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में डील कर रहे हैं, उससे कितनी फीस होती है। किसी की फीस कुछ ज़्यादा भी होती है, किसी की फीस कुछ कम भी होती है। ये एनुअल फीस होती है, वो आपको दे के वहाँ का मेंबर बन जाना है। मेंबर जब बनिएगा आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर नहीं बनते हैं तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर बहुत सारे बेनिफिट्स से आप जो है महरूम रह जाइएगा अगर आप उनके मेंबर नहीं बनिएगा। तो रिकमेंडेड है, एडवाइजेबल है कि आप अपने रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाइए। अब एक और सवाल ये आता है कि मान लीजिए कोई अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करता हो एक ही कंपनी के अंडर में, तो वो क्या करे। तो फियो जो है, फियो में मेंबरशिप बन जाए। फियो का भी लगभग वही काम होता है, मगर वो 2-3 प्रोडक्ट अगर आप एक साथ डील कर रहे हैं तो आप फियो में मेंबर बन जाइए। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को आप छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट स्पेसिफाइड है, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, तो आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से है उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आप मेंबर बन जाइए। ठीक है, काम दोनों में सेम ही होता है। फियो जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, एक ही बॉडी काम करता है, मगर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको स्पेशलाइज्ड हेल्प दे सकता है क्योंकि वो उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसमें आप मतलब रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मगर फियो जो है वो जनरल काम करता है। तो ये अगर कुछ लोग ऐसे भी एक्सपोर्टर होते हैं जो मान लीजिए कि कभी वो फ्रूट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी वो लेदर एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने, कभी वो उनको कुछ और अपैरल मिला वो एक्सपोर्ट कर दिया, तो इस तरह के लोग कितने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अलग अलग मेंबरशिप लेंगे, उनको तो फीस देना पड़ेगी, तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो फियो में जाके फियो से मेंबरशिप ले ले। ठीक है, फियो भी काम वही करता है, बेनिफिट्स वही देता है। ठीक है, लगभग, मगर स्पेशलाइज्ड सपोर्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि वो एक जनरल बॉडी है। तो स्पेशलाइज्ड सपोर्ट के लिए आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबरशिप लेना है। अब चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो या फियो हो, दोनों ही से आपको मेंबरशिप लेने पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट पर करने के बाद आपको जो इंसेंटिव मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो आपको जब भी मिलेंगे जब आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट अगर होगा आपके पास, तो ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप उनसे मेंबर बन जाइए। अब ये था बेसिक डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा देखिए, आप एज एन एक्सपोर्टर जब आप स्टार्ट कीजिएगा बायर से कॉन्टैक्ट करना, तो बायर से कॉन्टैक्ट करने के पहले, बायर को पिच करने से पहले आपको अपनी जो स्टैंडिंग है वो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी, यानी कि एज एन एक्सपोर्टर अपने आप को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी बायर से जब बात कीजिएगा तो वो भी क्रॉस चेक करेगा, तो उसको पता चलना चाहिए कि हाँ आप एग्जिस्ट करते हैं, आप भी एक्सपोर्टर हैं।
तो बायर को पिच करने से पहले या उससे कांटेक्ट करने से पहले या उसको उसके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले अपनी जो बेसिक जो स्टैंडिंग है वो अपनी स्ट्रांग कर लीजिए। एक वेबसाइट बनवा लीजिए, गूगल का बिजनेस पेज वो आप बना लीजिए, फेसबुक में बिजनेस पेज बना लीजिए, ट्विटर में बिजनेस पेज, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है सब में बिजनेस पेज बना लीजिए, कुछ कंटेंट उसमें डाल दीजिए, ठीक है। वेबसाइट बना लीजिए जो थोड़ा बहुत लगभग काम है, ताकि क्योंकि जैसे आपको या हमको डर लगा रहता है कि जो इंपोर्टर है या बायर है वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कुछ धोखा तो नहीं कर लेगा, उस तरह से जो इंपोर्टर जो बायर है उनको भी डर लगा रहता है कि जो एक्सपोर्टर है ये कहीं फ्रॉड तो नहीं कर लेगा, धोखा तो नहीं कर लेगा। तो आप उनको जब पिच कीजिएगा, मेल कीजिएगा, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो वो आपके बारे में जानने के लिए वो भी इंटरनेट पर आपके बारे में सर्च करेंगे। वहाँ पर अगर आपकी प्रेजेंस मिली, आपका एग्जिस्टेंस मिला, तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ ये एक्सपोर्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। वो आपको क्रॉस चेक कहाँ पे करेंगे? सबसे पहले इंटरनेट पे करेंगे। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, पहले की तरह नहीं है कि इंटरनेट नहीं है, आपको जाके बायर से मिलना पड़ता है, बायर यहाँ पे आएगा या आके इंक्वायरी करेगा। अब वैसा नहीं है, अब ज़्यादातर सब ऑनलाइन हो जाता है। तो जितनी आप अपनी सोशल प्रेजेंस या इंटरनेट प्रेजेंस या वेब प्रेजेंस स्ट्रांग रखिएगा, बायर के लिए आसान हो जाएगा कि आपके ऊपर वो बिलीव करे, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट गेन करेगा बायर, जितना ज़्यादा बिलीव करेगा, उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए कि बायर आपको ऑर्डर प्लेस कर पाए। वो ऑर्डर जब भी प्लेस करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ ये जो एक्सपोर्टर है ये ऑथेंटिक है या वर्दी है, तो ही वो प्लेस करेगा। तो अपने आप को स्ट्रांग, अपना प्रेजेंस जो है वो हमेशा रखिए आप, ठीक है। ये एक एडवाइजेबल बात है। अब ये तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका जो सिलसिला शुरू होता है कि बायर कैसे मिलेगा। बायर आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आज की डेट में बहुत सारे तरीके हैं, तकरीबन 20-22 तरीके हैं। एक वीडियो हमने बनाई है, डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि हाउ टू गेट फॉरेन बायर्स, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे हम आपको सिंपल सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं, 2 तरीका। एक तो ये है कि आप सिंपल गूगल सर्च के जरिए आपको बायर मिल जाएगा, क्योंकि आजकल तकरीबन हर कंपनी का वेबसाइट होता है, सोशल प्रेजेंस होता है, वेब प्रेजेंस होता है। तो आप सिंपली गूगल से आप सर्च कीजिएगा बैठ के, तो वहीं पे आपको बहुत सारे बायर मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो रेस्पेक्टिव आपकी है, जिससे आप जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपको बहुत टाइम में बायर मिल जाता है। आप उनसे पूछिए, आपको सामने से पूछना पड़ेगा, वो आके आपको बायर हो सकता है ना दे, आपको उनसे पूछना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, जिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपने मेंबरशिप ली हुई है, उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि हम नए एक्सपोर्टर हैं, हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, हमको अगर बायर कहीं से मिल जाए या कुछ रेफरेंस मिल जाए तो बहुत हेल्प होगी। तो वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। ये 2 तरीके हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके हैं, बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीका। यहाँ से आपको बायर मिल जाएगा। बायर मिलने के बाद आपको बायर के ऊपर मान लीजिए सबसे पहले बायर का आपको डेटा मिलेगा। आपको हो सकता है ईमेल की लिस्ट मिल जाए या फोन नंबर मिल जाए, तो आपको पिच करना पड़ेगा, यानी कि उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और कांटेक्ट करके अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अगर आप मेल कीजिए तो एडवाइजेबल है कि मेल आप शॉर्ट रखिए, 4, 5, 7, 8 सेंटेंस में आप खत्म कर दीजिए। बहुत लंबा मेल नहीं लिखिए, क्योंकि वो उस मेल को नहीं पढ़ेंगे। अगर बहुत लंबा मेल होगा, अननोन कोई सेंडर्स की तरफ से होगा, आप तो शुरू में अननोन रहिएगा, आपका मेल वो हो सकता है बहुत लंबा हो तो ना पढ़े। अगर 2-3 सेंटेंस का होगा तो वो 2-3 सेंटेंस देख लेंगे क्या है क्या नहीं। 2-3 सेंटेंस का छोटा सा मेल लिखिए, उसके नीचे अपनी वेबसाइट का आप लिंक दे दीजिए। उनको बोलिए कि मेरी वेबसाइट को आप चेक कीजिए, इसमें आपको पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। 2-3 सेंटेंस में अगर उनको आपकी बात अच्छी लगी या उनको लगा कि हाँ ये नया एक्सपोर्टर है, ये माल हो सकता है अच्छे दे, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट को वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट के अंदर आए। वेबसाइट में अपनी आप तमाम इन्फॉर्मेशन रखिए, कंप्लीट डिटेल आप अपनी वेबसाइट के अंदर रखिए। हर चीज़ जो जो उनको चाहिए होती है, हर प्रोडक्ट की डिटेल रखिए, इमेजेस रखिए अच्छे, ठीक है, रियलिस्टिक इमेज रखिए, ऐसा नहीं लगे बहुत ज़्यादा एडिट किया हुआ है, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी अपनी वेबसाइट में दिखाइए, जो आपका बिजनेस है, जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस चीज़ की। और पूरी आप बहुत वेबसाइट को जो है ना बहुत लेंदी आप बना सकते हैं, बहुत मतलब डिटेल्ड आप बना सकते हैं, ताकि जो भी आपकी वेबसाइट में आए वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए कि जो जो चीज़ उनको चाहिए है, बिना पूछे आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल गई है। तो फिर चांसेस है कि वो आपको फिर बैक एंड शायद चेक करने के बाद आपसे बात करने की कोशिश करे, ठीक है, और आपको इंटरटेन वो करे। तो ये हो गया, आप कांटेक्ट करने से पहले आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए, 12 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब जब मान लीजिए आपका मेन इंटेंशन ये होना चाहिए, बायर से कांटेक्ट कर रहे हैं आप, उसको पिच कर रहे हैं, उसके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आपका मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपको बायर से PO लेना है, परचेस ऑर्डर लेना है। आपको परचेस ऑर्डर एक बार मिल जाता है तो फिर समझ लीजिए वहाँ पे आधा काम हुआ। आपको परचेस ऑर्डर आपको लेना, यही इंटेंशन के साथ आप बायर से कांटेक्ट कीजिए। परचेस ऑर्डर जैसे ही आपको मिल जाता है, आप एक्साइटेड या ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए। आप उस परचेस ऑर्डर के ऊपर फिर चेक करिए कि ये परचेस ऑर्डर जो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या नहीं। बहुत टाइम में फेक फ्रॉड टाइप का भी परचेस ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो आप उसको पहले आप चेक करवाइए, वेरीफाई करवाइए।
बैकएंड से, और उस बायर के बारे में आप जरा वेरीफाई करवाइए कि उसने कुछ, उसका जो पास्ट जो ट्रैक है, रिकॉर्ड है, वो कैसा है। ये बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई हैं, ऑर्डर, आपका परचेज ऑर्डर जेन्युइन है, तो फिर आप जो है जिस हिसाब से आपकी बातचीत हुई है, डील हुई भी है कि किस पेमेंट टर्म में आपको काम करना है, ठीक है, सैंपल मांगा है कि नहीं मांगा है, उस हिसाब से आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्योंकि एक रिस्क, समझ लीजिए रिस्की बिजनेस हो सकता है अगर आपने सही से ना किया तो यहाँ पे हमेशा एडवाइजेबल है कि आप जो है इंश्योरेंस अपने प्रोडक्ट का करवा लीजिए। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी, ठीक है। तो आपको बायर मिल गए, और आप यहाँ पे अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, बजट, कि आपको कितने बजट की जरूरत पड़ेगी एक्सपोर्ट में। आपको बायर मिल गया, सब कुछ हो गया, अब ये एक सवाल आता है कि बजट कितना जरूरत पड़ेगा। तो बजट के लिए बार बार हर वीडियो में यही बोलते हैं कि आपका बजट डिपेंड करता है आपका परचेस ऑर्डर जो है वो कितना बड़ा है, इसी के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट जो चुना है वो किस तरह का प्रोडक्ट है। शुरू में आप सस्ते प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आमतौर से जो नए लोग एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग जो है अनियन से, पटेटो से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता हो जाता है, बहुत जल्दी गाड़ी भर जाती है और उसका रेगुलर बेसिस पे डिमांड भी रहता है, ठीक है। तो इससे भी स्टार्ट कर देते हैं बहुत से लोग। तो आपका प्रोडक्ट कितना कॉस्टली है या कितना चीप है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ऑर्डर आपको कितना बड़ा मिला है या कितना छोटा मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बजट चाहिए। एडवाइजेबल है कि शुरू में आप छोटे ऑर्डर से स्टार्ट कीजिए। प्रोडक्ट तो जो आपका है वही रहेगा आपका। मान लीजिए कि आप अगर शू मैन्युफैक्चर करते हैं, शूज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको वही एक्सपोर्ट करना है, शूज़ मैन्युफैक्चर ही आप करिएगा। आप ये थोड़ी कि अनियन एक्सपोर्ट करने लग जाइएगा। तो प्रोडक्ट तो आपको डिसाइड करना, वो एक अलग कहानी है। आपको ऑर्डर्स जो है स्टार्टिंग में छोटे लेना है। अगर बड़े मिल भी रहे हैं तो आप उसको मत लीजिए, छोटे ऑर्डर लीजिए, ताकि अगर ऊपर नीचे कुछ हो, मान लीजिए, क्योंकि शुरू में हम लोग कुछ जानते नहीं, हम लोग नया नया सीख रहे हैं साथ में, और साथ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे छोटे ऑर्डर लीजिए। अगर लॉस हो तो छोटा लॉस होगा, ठीक है। और जो टर्म्स है, इनको टर्म्स है या पेमेंट टर्म्स है, इनको अच्छे से समझ लीजिए, बूझ लीजिए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पहले कंसल्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए, तो ही आप जो है प्रोसीड कीजिए। बिना समझे कोई भी एक कदम भी आगे ना बढ़ाइए, ताकि आपको लॉस ना हो। तो इस तरह से अपना एक्सपोर्ट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।